वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अब सभी देशों के बीच में होड़ लग गई है कि वो अपने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करें स्पेस में और अपने सैटेलाइट इंटरनेट जो मार्केट है उसको इंक्रीज करें और इकोनॉमिक वैल्यू में अपनी जो पावर है उसको बढ़ाएं। लेकिन इसके चक्कर में हो ये रहा है कि अब अर्थ के आयनोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर का ये जो रीजन है जहाँ पर सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं और यहाँ पर सैटेलाइट्स का एक पूरा कचरा इकट्ठा हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी सैटेलाइट्स हैं जो अब कोई काम के नहीं हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर ये जो इनका कचरा है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अब ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि ये आगे जाके आपके मैग्नेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर जैसे लेयर को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। अब पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैग्नेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर की जो लेयर है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बात करें, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरा इसी आयनोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर के लेयर पे काम करता है। अगर मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूँ तो ये एक ऐसी लेयर है जो आपके सन के जो सोलर रेडिएशंस आते हैं उससे भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। वो करता कैसे है? ये जो आयनोस्फीयर वाली लेयर है वो अर्थ से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है उसको इनके मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे आयनोस्फीयर के जो पार्टिकल्स है वो चार्ज हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन को ये पर्टिकुलर लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कारण ये चार्ज हो जाती है। चार्ज होने के बाद इसमें एक और बेनिफिट ये होता है कि जब लेयर चार्ज रहती हैं तो मान लीजिए आप अर्थ में कहीं से भी अगर रेडियो वेव्स को भेजेंगे, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स का यूज़ होता है, ये रेडियो वेव्स अर्थ के किसी भी सरफेस से जब ऊपर भेजी जाती हैं तो ये इसी लेयर से टकराती हैं और यही जो आपकी पर्टिकुलर आयनोस्फीयर की जो लेयर है इससे ये रेडियो वेव्स टकरा के वापस डिफ्लेक्ट होती हैं या रिफ्लेक्ट होके किसी दूसरे रीजन तक जाती हैं और इससे हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है। तो आप समझ सकते हैं ऊपर में जो आयनोस्फीयर है यही रेडियो वेव्स को क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं या रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे कि होता यह है कि एक जगह से दूसरे जगह तक ये रेडियो वेव्स ट्रैवल कर पाती हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन, और इसी कारण हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर पाता है। अब होगा क्या, हम डे बाय डे आप देखेंगे अभी बोला जाए कि लगभग 10,000 एक्टिव सैटेलाइट्स है इस पर्टिकुलर रीजन पे। और आगे प्रेडिक्शन ये भी किया जा रहा है कि रिसर्चर जिनका नाम है जोनाथन मैकडॉवेल, जो आपके स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स प्रोजेक्ट से हैं, वो हार्वर्ड में हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि आगे जाके लगभग 10 से 15 साल में लगभग एक सैटेलाइट्स और लॉन्च होंगे। मतलब 10,000 सैटेलाइट्स और भी ज़्यादा लॉन्च होंगे, जिनके कारण स्पेस डेब्रिस या स्पेस का कचरा और बढ़ने वाला है। अब इसके चक्कर में होगा क्या, जैसे जैसे यहाँ पर स्पेस डेब्रिस बढ़ते जाएगा ये इफेक्ट करेगा आपके मैग्नेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर की लेयर को। ये करते कैसे हैं, इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ। जो भी आप स्पेसक्राफ्ट या जो बनाते हैं वो ज़्यादातर एल्युमिनियम के अलॉय होते हैं या एल्युमिनियम से बना होता है। जब बात करें अर्थ में आने वाली कोई मेट्रॉइड्स होते हैं या उल्का पिंड होते हैं, जो ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो इनमें अब एल्युमिनियम के कुछ ट्रेसेस ही होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जल के राख हो जाते हैं। तो इस एल्युमिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ज़्यादातर इस आयनोस्फीयर या मैग्नेटोस्फीयर वाली लेयर पे। लेकिन होता यह है जैसे ही हम स्पेसक्राफ्ट छोड़ते हैं तो जब तक हमारा यूज़ हुआ तब तक साल तक तो ये काम करते हैं, उसके बाद ये जो आपके स्पेसक्राफ्ट हैं या सैटेलाइट्स हैं ये वैसे ही पड़े रहते हैं। तो इनको बोला जाता है डिफंक्ट रॉकेट्स या फिर सैटेलाइट्स, जो अब कोई काम के नहीं है और नो लॉन्गर अब इनका कोई यूज़ नहीं है। तो अब ये जो है वैसे ही पड़े होते हैं। लेकिन होता क्या है, इनमें यूज़ होता है, इनको बनाने में यूज़ होता है एल्युमिनियम अलॉयज का या एल्युमिनियम का या कुछ कंडक्टिव मटेरियल्स का। इन कंडक्टिव मटेरियल्स और एल्युमिनियम अलॉयज का एक खास असर होता है। ये करेंगे क्या, क्योंकि ये एनोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर वाली लेयर पे रहते हैं तो काफ़ी हद तक मैग्नेटिक फील्ड को ये डिस्टर्ब करती हैं। या तो मैग्नेटिक फील्ड्स को ये एब्जॉर्ब कर लेंगी या वो डिफ्लेक्ट करेंगी, जिससे कि ये असर उनमें देखने को मिलता है। आगे जब ये एक्यूमुलेशन और बढ़ेगा या आगे जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि डे बाय डे अब स्पेस डेब्रिस या स्पेस कचरा बढ़ता ही जा रहा है,
तो आगे जाके दसियों हजार और सैटेलाइट्स और रॉकेट्स लॉन्च होंगे जो स्पेस डेब्रिस में और ज्यादा इकट्ठा होने वाले हैं, और ये सब आपके एल्युमिनियम या कंडक्टिंग मटेरियल से ही बनेंगे। तो इनमें जो कंडक्टिंग मटेरियल जो यूज होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बहुत हद तक डिस्टर्ब करेगा, या तो ये उसे एब्जॉर्ब करेगा या तो डिफ्लेक्ट करेगा। इसके कारण हो सकता है यही एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमको सोलर रेडिएशन से भी बचाती है, और आपके सोलर विंड जो सूरज से आ रहे हैं और कॉस्मिक रेडिएशन होते हैं उनसे भी रक्षा करती है, जिससे कारण अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाती है और हम सन के हार्मफुल रेडिएशन से बच सकते हैं। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है जिससे करता है। लेकिन अगर ये सिलसिला ज्यादा देर तक बढ़ा तो फिर इस आयनोस्फीयर या मैग्नेटोस्फीयर वाले रीजन पे एल्युमिनियम या फिर कंडक्टिंग मटेरियल्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या उनका एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, और इसकी वजह से होगा ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड को काफी हद तक डिस्टर्ब करेंगे, या एब्जॉर्ब करके या तो फिर डिफ्लेक्ट करके या रिफ्लेक्ट करके। इससे होगा ये कि ओजोन लेयर में भी इसका प्रभाव आ सकता है, और हो सकता है ओजोन लेयर में होल भी क्रिएट हो सकता है, इसकी वजह से जो चांसेस देखने जाते हैं। तो कई यहाँ पर रिसर्चर्स हैं जो इसमें सोरा सिल्टर नाम की एक रिसर्चर, उन्होंने ये बोला कि ये जो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है, एनोस्फीयर है, ये अर्थ का एक प्लाज्मा कुकून बोला जाए। जैसे अब कुकून जो होता है, कीड़ा होता है, अपने आसपास एक लेयर बना लेता है कुकून की, तो वैसे ही ये अर्थ का एक प्लाज्मा कुकून लेयर है जो काफी हद तक यहाँ की लाइफ को बचाए हुए है, और यही पर्टिकुलर लेयर हमारे कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया भी है। तो ये सब चीजें इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रही है। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर स्पेस डेब्रिस बढ़ेंगे तो हो सकता है आगे जाके यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल्स के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगी, और धीरे धीरे यहाँ पर इसका असर ओजोन लेयर में भी आएगा, और ओजोन लेयर भी यहाँ पर हो सकता है इसमें होने के चांसेस हैं। तो अभी ये चीज नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पे अभी और रिसर्च की जरूरत है। हम ये नहीं जानते कि स्पेस डेब्रिस का अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर या एनोस्फीयर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हो सकता है इसका प्रभाव और भी ज्यादा घातक हो जो हमें अब तक पता नहीं चल रहा है। तो इसके पोटेंशियल को हम अभी नहीं जान सकते, क्या पता ये कोई और ज्यादा घातक असर डाल रहा हो इस पर्टिकुलर एरिया पे। और अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, या फिर अब एक रेस चालू हो गई है स्पेस में जो आपके एक डोमिनेंसी प्रूव करने की कि कौन सा ऐसा है देश होगा जो सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में धूम मचाएगा, और सभी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की होड़ में लगे हुए हैं। तो आगे जाके अब इतने सैटेलाइट्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, जिसके वजह से ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो फिर ये पर्टिकुलर जो कंडीशन पैदा होगी जिसके कारण जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जो अब कोई काम के नहीं है वो भी इस पर्टिकुलर स्पेस डेब्रिस में रखे हुए हैं, अब इनका आगे जाके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर होने वाला है ये देखने लायक होगा। तो जो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो लगभग पृथ्वी से 48 से 965 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से जो मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट इसके जो महत्ता को बताया, इसी कारण कम्युनिकेशन हो पाता है, इसी कारण आपके सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब होते हैं और आपके जो यूवी रेडिएशंस हैं वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाते। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको मेरा अगर काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।